वेलकम टू बैम्बॉक्स यात्रा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 15 एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर 8 ऑफ NISM सीरीज 5A कोर्स। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम का ये चैप्टर है टैक्सेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे म्यूचुअल फंड स्कीम से डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम, जैसे कि डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन्स, ये सब के लिए एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या है एंड द फैक्टर्स ऑन व्हिच द टैक्स रेट डिपेंड्स एटसेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। Question number 1. Income Tax Act exempts all the income earned by the mutual fund schemes from any tax. State whether this statement is true or false. इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम की इनकम पर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? म्यूचुअल फंड स्कीम शेयर और डिबेंचर्स जैसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। ये सिक्योरिटीज इंटरेस्ट या डिविडेंड के रूप में इनकम जनरेट करती है। इंडिया में म्यूचुअल फंड्स एक ट्रस्ट के रूप में कॉन्स्टिट्यूट होते हैं और यूनिट होल्डर्स ये ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज है। सेक्शन 1023D ऑफ द प्रिवेलिंग टैक्स लॉज इन इंडिया म्यूचुअल फंड की इनकम को इनकम टैक्स से छूट देती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू। लेकिन एक इन्वेस्टर्स की इनकम टैक्सेबल है जो इनकम करते हैं म्यूचुअल फंड से। क्वेश्चन नंबर 2. Income earned by the investors from investment in mutual fund scheme are not exempted from taxes. On which of these factors does the determination of the tax payable amount depend? म्यूचुअल फंड स्कीम से इन्वेस्टर्स की इनकम टैक्सेबल है। इनमें से किस फैक्टर पर पेएबल टैक्स की अमाउंट डिपेंड करती है? कैपिटल गेन्स और डिविडेंड के लिए पेएबल टैक्स ये सब फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, टाइप ऑफ इनकम। टैक्स रेट फॉर डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन के लिए टैक्स से अलग होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए अलग अलग टैक्स रेट एप्लीकेबल है। नंबर 2, टाइप ऑफ स्कीम। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम और नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम के लिए टैक्स अलग अलग है। नंबर 3, टाइप ऑफ इन्वेस्टर। रेसिडेंट इंडियन, NRI और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स अलग अलग होता है। जॉइंट होल्डिंग में इनकम एंड टैक्स फर्स्ट होल्डर के अकाउंट में होंगे। तो म्यूचुअल फंड से इनकम के टैक्स के लिए सभी स्टेटेड फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Question number 3. Capital gains are classified into two categories, short-term capital gains and long-term capital gains. In case of non-equity oriented funds, if the holding period is more than dash years, it will be considered as long-term. Capital gains को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, short-term capital gains और long-term capital gains. Non-equity oriented fund के लिए long-term holding period कौन सा है? यूनिट्स के सेलिंग प्राइस और परचेस प्राइस में जो डिफरेंस होता है उसी को कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस बोला जाता है। देख लेते हैं इक्विटी एंड नॉन इक्विटी फंड की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड। इक्विटी ओरिएंटेड फंड में अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो ये शॉर्ट टर्म में आती है, और अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से अधिक है तो ये लॉन्ग टर्म में आएगी। सिमिलरली नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए शॉर्ट टर्म है 3 साल से कम और लॉन्ग टर्म है मोर देन 3 इयर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 4. Which amongst the following taxes shall be applicable for long-term capital gain of a non-equity oriented mutual fund scheme?
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए टैक्स क्या है अगर स्कीम नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड में से है तो? देख लेते हैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए एप्लीकेबल टैक्स। इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए एप्लीकेबल टैक्स है 15% फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 10%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में फर्स्ट ₹1,00,000 तक टैक्स एग्जम्प्टेड है फॉर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। फॉर नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए मार्जिनल टैक्स रेट एप्लीकेबल है, मतलब टैक्स स्लैब जिसमें इन्वेस्टर आता है 10% और 20% और 30% में भी टैक्स एग्जम्प्टेड अगर इन्वेस्टर कोई टैक्स कैटेगरी में से नहीं है तो। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 20% विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट, मतलब 20% इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब नंबर 3, 20% विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 5, the rate of tax on long-term capital gains for non-equity oriented funds is 20% with indexation benefits. What is the concept of indexation? नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स है 20% विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। ये इंडेक्सेशन बेनिफिट्स क्या है? इंडेक्सेशन का मतलब है कॉस्ट या रिसीव्ड अमाउंट को इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट से एडजस्ट करने की प्रोसीड्यूर। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट का इनिशियल अमाउंट है ₹10,000, आफ्टर 3 years कैपिटल गेन ₹3,000, टोटल अमाउंट आफ्टर 3 years ₹13,000। मान लेते हैं इन्फ्लेशन के लिए ₹10,000 3 साल के बाद ₹11,000 के बराबर हो गया है, मतलब मनी की परचेसिंग पावर कम हो गई है। जो 3 साल पहले ₹10,000 से मिलता था अब वही सामान 11,000 से मिलेगा। सो ड्यू टू इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड कॉस्ट इज ₹11,000। तो एक्चुअल कैपिटल गेन कितना हुआ? ₹13,000 माइनस ₹11,000 इक्वल्स ₹2,000, नॉट ₹3,000। सो ₹2,000 के लिए टैक्स एप्लीकेबल होगा इस केस में। सो इसमें क्लियर है, इंडेक्सेशन का मतलब है ऑप्शन सी, एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन विद गेन्स। क्वेश्चन नंबर 6, earlier the dividend would have been paid to the investor after the reduction of dividend distribution tax from the scheme itself. Now the DDT has been done away. In the new regime, what is the tax applicable for dividend income from mutual fund schemes? पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डिडक्शन करने के बाद इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया जाता था। अभी डीडीटी यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी एप्लीकेबल टैक्स कौन सा है म्यूचुअल फंड स्कीम से डिविडेंड इनकम पर? अभी डिविडेंड को इन्वेस्टर की टैक्सेबल इनकम में ऐड किया जाता है। इसका मतलब है कि डिविडेंड इन्वेस्टर की एप्लीकेबल टैक्स स्लैब पर टैक्सेबल होगा। एक फाइनेंशियल ईयर में इनकम के हिसाब से इन्वेस्टर जिस टैक्स स्लैब में आता है उसी हिसाब से इन्वेस्टर को टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फंक्शन ऑफ एप्लीकेबल टैक्स स्लैब। क्वेश्चन नंबर 7, investor have to pay stamp duty at the rate of -% of the value of the amount of investment at the time of purchase of mutual fund units. म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदने के टाइम इन्वेस्टर्स को किस रेट से स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है?
इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 0.005% स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने के टाइम। स्कीम इनफ्लो से संबंधित सभी ट्रांजैक्शन पर स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है, जैसे कि परचेज, एडिशनल परचेज, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ट्रांसफर प्लान। एक डीमैट अकाउंट से दूसरे में यूनिट ट्रांसफर करने के लिए 0.015% स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.005%। क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किसके साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट किया जा सकता है? इनकम टैक्स लॉ के अनुसार डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम में टैक्स लगाया जाता है, जैसे कि सैलरीज, प्रॉपर्टी से इनकम, बिजनेस से इनकम, कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम एटसेट्रा। एक टैक्स पेयर एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल इनकम पर टैक्स पे करता है। टैक्स पेयर की ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि एक हेड के लॉस को दूसरे हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट करके टैक्स लायबिलिटीज को कम करना। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार यह है कुछ लॉस एडजस्टमेंट क्राइटेरिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कोई दूसरे किसी इनकम के साथ एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एटसेट्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, सेल or switch of units of a equity oriented mutual fund scheme is liable to incur a security transaction tax. What is the applicable percentage? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट्स को बेचने या स्विच करने पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। एसटीटी परसेंटेज कितना है? एसटीटी एप्लीकेबल होता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की सेल या स्विच करने पर। परचेस ट्रांजैक्शन में एसटीटी एप्लीकेबल नहीं है। 0.001% एसटीटी एप्लीकेबल है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स की सेल और स्विच में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 0.001%। Question number 10. An investor invested a sum of rupees 50,000 in a debt fund in the year 2019. The investor sold the same in the year 2022. The rate of return is 8%. If A is latter value, P is initial value, R is rate of interest and N is the period of investment year, which formula shall be used to calculate the A? क्वेश्चन यह है कि कंपाउंड रिटर्न की कैलकुलेशन के लिए किन फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R टू द पावर N, यह है इक्वेशन टू कैलकुलेट कंपाउंड रिटर्न और इंटरेस्ट, जहां A है लेटर वैल्यू मतलब मैच्योर्ड अमाउंट, P इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, R इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न, N इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड मतलब ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R टू द पावर N। क्वेश्चन नंबर 11, investor will have to incur securities transaction tax
for redemption for which of the following mutual fund schemes? इन्वेस्टर को रिडेम्पशन के लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी देना होगा। इनमें से किस म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए एसटीटी एप्लीकेबल है? एसटीटी एप्लीकेबल होता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के सेल रिडेम्पशन या स्विच करने पर। डेप्ट सिक्योरिटीज और डेप्ट म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की सेल रिडेम्पशन या स्विच करने पर एसटीटी एप्लीकेबल नहीं है। लिक्विड फंड, गिल्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, ये सब है डेप्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में से। फ्लेक्सी कैप फंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्लेक्सी कैप फंड। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following mutual fund scheme are eligible for tax deduction benefits under section 80C of the income tax act? कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम्स में टैक्स डिडक्शन की फैसिलिटी है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ईएलएसएस में यह फैसिलिटी है। ईएलएसएस इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करती है। इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ्स मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 1.50 लाख तक यह सुविधा है पर ईयर, एंड दिस स्कीम हैज ए लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस। Question number 13. An investor invested rupees 50 lakhs in an equity-oriented mutual fund scheme. After 14 months, the investor redeemed the total unit and received rupees 57.20 lakhs. What is the amount of tax the investor will have to incur for the capital gain? यहाँ इन्वेस्टमेंट अमाउंट है रुपीज 50 lakhs, फाइनल अमाउंट है 57.20 lakhs, टाइम होराइजन है 14 months यानी मोर देन 1 year। इसमें कैपिटल गेन टैक्स कितना होगा? इन्वेस्टमेंट है इक्विटी ओरिएंटेड फंड में, टाइम होराइजन इज मोर देन 1 year मतलब यह है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर इक्विटी ओरिएंटेड फंड। कैपिटल गेन इक्वल टू 57.20 माइनस 50.0 इक्वल 7.20 lakhs। First 1 lakh is tax exempted for long-term capital gain of equity-oriented fund. So taxable capital gain है 7.20 minus 1.0 equals 6.20 lakhs. The tax applicable होगा at the rate of 10% for rupees 6.20 lakhs. So tax equals 10% of 6.20 lakhs इक्वल्स 0.62 lakhs मतलब 62,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 62,000। क्वेश्चन नंबर 14, अमॉन्ग्स द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सभी स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। रेसिडेंट इंडियंस के लिए रीपर्चेज यानी रिडेम्पशन अमाउंट पर कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, ये सही है। इन सम केसेस टीडीएस इज एप्लीकेबल फॉर नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट्स। म्यूचुअल फंड स्कीम से डिविडेंड इनकम पर रेसिडेंट इंडियन के लिए भी टीडीएस एप्लीकेबल है अगर डिविडेंड रुपीज 5,000 से अधिक है तो। डिविडेंड पर 10% रेट से टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो इनमें से देखा जाता है सभी स्टेटमेंट सही है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15,
What is the tax applicable on the income earned by an investor investing in the mutual fund schemes? म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर का इनकम पर कितना टैक्स एप्लीकेबल होता है? अमाउंट ऑफ टैक्स ये सब फैक्टर पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टर रेसिडेंट इंडियन है कि एनआरआई और फॉरेन नेशनल। उसके बाद इन्वेस्टर इंडिविजुअल है ना इंस्टीट्यूशनल। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी एंड डेब्ट फंड के लिए टैक्स अलग अलग होता है। नेचर ऑफ इनकम डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन के लिए टैक्स अलग होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मतलब नंबर 3। It is a function of the type of income since dividends, short-term capital gains, long-term capital gains attract different tax rates. Also depends on the type of investors. So, this was from chapter 8. I have already uploaded the videos of MCQs from chapter 1 to chapter 7 in this playlist. And the link is provided in the description box. You can check it from there. Thank you for watching the video. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।